हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, आज अपने चैनल पर हम, क्योंकि आज बीएड का एडमिट कार्ड जारी हो गया, 6 जुलाई के जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके संदर्भ में आज एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो आप लोगों के पास समय बहुत कम है दोस्तों। तो अब हम सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन कराएंगे उसके सारे वीडियो आपके पास बैक टू बैक पहुंचते रहने चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो पेपर फर्स्ट आपको पता ही होगा, पेपर फर्स्ट में क्या होना है। पेपर प्रथम प्रश्न पत्र जो है, और ये जो हम पेपर कराने जा रहे हैं ये 2021 का पेपर है, ठीक है। 2021 का स्मृति पर आधारित, यानी कि हाँ, मेंटली लर्निंग जो भी है तो उसके आधारित, स्मृति पर आधारित ये पेपर है। और 2021 में सेम टू सेम यही पेपर आया था, क्योंकि आपको पता ही है कि जो बीएड के एग्ज़ाम कराती हैं यूनिवर्सिटियाँ, वो सब पेपर आपको देती नहीं है, तो इसलिए पेपर जमा हो जाता है। तो स्मृति पर आधारित पेपर है और ये सेम टू सेम वही पेपर है जो आया था, ठीक है। तो आप लोग अब देखिए 2021 का पेपर है और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे पेपर करना, क्योंकि तैयारी का तरीका भी यही होता है कि लास्ट टाइम पर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, यानी कि पूर्व में दिए गए क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो 2021 के पेपर से आज हम स्टार्ट करते हैं और इसमें 5-6 साल के नियर अबाउट पेपर आपको करा देंगे। तो उससे आपको 60 से 70% क्वेश्चन उसको एज टू एज मिल जाएंगे। क्वेश्चन रिपीट खूब होते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है और आपको बस बने रहना हमारे चैनल पर। चलिए फ्रेंड, जल्दी से आप 2021 के पेपर इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कह रहा है इसमें क्वेश्चन क्या है पहला, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, यह क्वेश्चन पहला है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए बस्ती, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी बांदा, ठीक है। तो चलिए बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग गेस करिए। हम बता देते हैं, इसका सही आंसर सी ऑप्शन वाराणसी होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वाराणसी के बारे में बता भी देते हैं आपको। वाराणसी को बनारस भी कहा जाता है और काशी भी इसका नाम है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये आपको पता ही है। और हिंदू धर्म के मानने वालों को, यानी कि जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये लोग इसको बहुत पवित्र नगरों की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। और इसमें इसको मंदिरों और घाटों का नगर भी कहते हैं, ये भी जान लीजिए। मंदिरों और घाटों का नगर इसको कहते हैं, ठीक। मंदिरों और घाटों का नगर इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका पुराना नाम काशी है, ये तो आपको पता ही होगा। और विश्व में का प्राचीनतम बसा हुआ शहर है, सबसे पुराना शहर अगर देखा जाए विश्व में बसा हुआ कौन है, बनारस ही है आपका, ठीक है। और ये गंगा नदी के किनारे बसा है, तो सभी जानते हैं। हज़ारों साल से उत्तर भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है। और ये दो नदियाँ जो थी कौन है, वरुणा और अस्सी, इन दोनों नदियों के बीच में बसा होने के कारण, अस्सी नदी और वरुणा नदी, अस्सी नदी और वरुणा, इन दोनों के बीच में बसा होने के कारण इसका नाम बनारस पड़ा, ठीक है। और इसका जो वर्णन है, इसका जो जिक्र होता है पुराणों में भी आपको मिलता है, जैसे कि रामायण है, महाभारत, ये सब पुराण है, इन ग्रंथों में भी इसका जिक्र होता है काशी के नाम से, कहीं कहीं बनारस के नाम से, ठीक है। अब वेदों की बात करें तो वेदों में भी काशी का उल्लेख मिलता है। संस्कृत, और ये भी बात आपको जाननी चाहिए कि संस्कृत पढ़ने वाले प्राचीन काल से लोग वाराणसी आया करते थे, दुनिया में हर जगह से लोग, ठीक। संगीत के क्षेत्र में देखा जाए तो बनारस घराने का अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो ये हो गए बनारस के संदर्भ में बातें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 4 सिरों वाला शेर, 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है सब भारत सरकार, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है, ठीक। 4 सिरों वाला, आप 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी वृंदावन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब पूछा गया हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा गया, पीसीएस में भी इवन आपके पूछा गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, गेस करिए। इसका हम बता देते हैं, सही आंसर है सारनाथ, ठीक। अब सारनाथ इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि यह अशोक चिन्ह
हाँ, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको अशोक चिन्ह के नाम से जानते हैं, ठीक है। सारनाथ में अशोक की लाट से लिया गया है, ठीक। इसमें 4 शेर हैं, ठीक है, जो 4 दिशाओं की तरफ मुख करके खड़े हुए हैं, ये तो आपको पता ही है। हाँ, इसमें जब हम चिन्ह देखते हैं तो इसमें चौथा शेर नहीं दिखता हमको, ठीक। और इसके नीचे भी एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक सांड है और एक शेर बने हैं। ये गोलाकार आधार पे खिले हुए उल्टे कमल के रूप में है, ठीक है। और हर पशु के बीच में धर्म चक्र बना हुआ है, ये भी आपको पता है। धर्म चक्र जब आप देखेंगे अशोक चिन्ह को ध्यान से, उसमें ये चीज़ आपको दिखेगा, ठीक है। और इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया था? 26 जनवरी, हैं, 26 जनवरी 1950 को, 1950 को इसको भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया, ठीक है। और इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया, ठीक है। तो चलिए जल्दी से, ये हो गया शेर 4 सिनों वाला दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लीजिए उसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य, उनके महान ग्रंथ, कौन से महान ग्रंथ? ठीक है, कह रहे हैं चंद्रगुप्त के मंत्री हैं कौटिल्य, उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। वह कौन से महान ग्रंथ के? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। एक ऑप्शन ए कामसूत्र, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लगा लीजिए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो राजनीति के संदर्भ में है, ठीक है। और कब? मौर्यों के राजनीति संदर्भ के बारे में है, ठीक है। अर्थशास्त्र को अगर थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें क्या है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये भी जान लीजिए। रचनाकार तो आप जान ही रहे हैं इसके, कौटिल्य यानी चंद्रगुप्त हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये राजनीति का पहला ग्रंथ है, ये राजनीति के संदर्भ में, ठीक, मौर्यों की राजनीति के संदर्भ में वो ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें 6000 श्लोक वाले ग्रंथ हैं। इसमें 6000 श्लोकों का वर्णन है, ठीक है। और मौर्य काल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जितनी भी उस समय के परिवेश थे, उनको स्पष्ट जानकारी इसी ग्रंथ से मिलती है, ठीक है। मौर्यों को कैसे उनका राज्य का चल रहा था, ठीक है, इस संदर्भ में मतलब कि विस्तृत जानकारी इससे मिलती है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको जानना चाहिए कि 15 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ का द्वितीय और तृतीय खंड जो है बहुत ज़्यादा प्राचीन है। दूसरा और तीसरा, ये जो 15 खंड विभाजित है, दूसरा तीसरा खंड जो है बहुत ज़्यादा प्राचीन है, सबसे ज़्यादा प्राचीन है। इस ग्रंथ में निम्न जाति यानी कि निम्न वर्ण वाले लोगों के लिए आर्य शब्द का, जो निम्न जाति के लोग जिन्हें शूद्र कहा जाता था, उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए ठीक, यहाँ तक इसमें हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। यह आपका कौटिल्य के बारे में हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या करा? पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा और बाबर, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी और बाबर, ऑप्शन नंबर सी कुतुब खान और राणा सांगा, ऑप्शन डी अकबर और राणा सांगा। तो चलिए इसका सही आंसर लगाइए, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर बी लगाइए, ठीक है। तो ये कब हुआ था? ये आप पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल, हाँ, 1526 को हुआ था, 19 नहीं, 1526 को, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं फट से, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताने लायक। 5वें बढ़ते हैं। 5वें में क्या है इंपॉर्टेंट? निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था, ठीक है। कह रहा है गदर आंदोलन निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आरंभ हुआ था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए बर्मा, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो गदर आंदोलन जो है भारत की आज़ादी में, ये भी जान लीजिए आपकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसका भी रहा, ठीक है। और इसको शुरू करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल थे, बाबा हरनाम सिंह और बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह, ये इस तरह के लोगों ने मिलकर यह आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आज़ादी दिलाई जा सके, ठीक। और 1913 में पंजाबी भारतीयों के गुट ने भारत को ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाने के लिए इस विद्रोह की योजना बनाई थी। इतिहास में ही इसको गदर आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक। गदर जो शब्द लिया गया है वो उर्दू का शब्द है, इसका मतलब ही विद्रोह से होता है, ठीक। जैसे 1857 की क्रांति को 1857 का गदर भी लिखा जाता है, ठीक। ये चीज़ आप जान लीजिए। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये जानना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ था। ये अब देश का नाम आया तो देश का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए आप लिख दिए। अगर इसका मुख्यालय कहाँ पर था, ठीक है, तो 4 ऑप्शन में दे सकता है आपको अमेरिका के शहरों का नाम, जिसमें एक सैन फ्रांसिस्को है।
सैन फ्रांसिस्को जो है उसी शहर में इसका मुख्यालय था, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक, सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था, ठीक, गदर पार्टी का। और इसने एक युगांतर आश्रम नाम की संस्था भी बनाई थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं आगे। कह रहा है कि 6वां क्वेश्चन, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई किस शैली कह रहा पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये कह रहा फुलकारी कढ़ाई शैली जो है, ठीक है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो 6वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब, ठीक। चलिए 7वें क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया, ठीक है। सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए, ठीक है, सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था। तो 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए कौन कौन है। ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, राजा राम मोहन राय और BS मालाबारी। तो इसका सी आंसर लगा लीजिए, विकल्प सी सही है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा बात आप जान लीजिए कि इनका जन्म 1772 में हुआ था। ये राधानगर नाम का एक गांव है, बंगाल में पड़ता है, ठीक है। उस गांव में ब्राह्मण, इनका परिवार जो था बंगाली ब्राह्मण थे, ठीक है। और इन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक और हिब्रू आदि भाषाओं का भी अध्ययन कर रखा था, ठीक है। और इन्हें हिंदू, ईसाई, इस्लाम और सूफी धर्म के मतलब जो उनके कोर चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनका गंभीर अध्ययन किया था, ठीक। और ये अल्प आयु में ही मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे, बहुत ही कम उम्र में, ठीक है। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था, ठीक। और कुछ और एक आध चीज़ें जानने की आवश्यक है आप लोगों के लिए कि इनके अथक प्रयासों से ही, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को बंद करने के एक कानून बनाया, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7वें के बाद 8वां क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, क्या है आपका, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से कह रहा है संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया को आरंभ किया जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है कि राष्ट्रपति को, कि प्रधानमंत्री को, कि सभापति यानी स्पीकर को। तो इसका सही आंसर है बी विकल्प लगा लीजिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए, इन सभी लोगों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो थोड़ा सा इसमें जानना आपके लिए आवश्यक है कि महाभियोग होता क्या है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 61, 124 का क्लास 4 और क्लास 5, 217 और 218 में मिलता है महाभियोग कैसे लाया जाता है और इसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं जैसे भ्रष्टाचार, अक्षमता, जिन संविधान को सही से पालन नहीं किया गया है, कोई फैसला ऐसा दे दिया जो संविधान सम्मत नहीं था, ठीक है, तो इन न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है। अब महाभियोग का प्रस्ताव सिर्फ तभी लाया जा सकता है, महाभियोग का प्रस्ताव इसमें यह भी है कि तभी लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन दुर्व्यवहार ही तो मालूम है, ठीक है। और ये किसी भी सदन में ला सकता है, चाहे लोकसभा में ला सकता है या राज्यसभा में ला सकता है। लोकसभा के लिए इसमें क्या है कि 100 सांसद जो हैं वहाँ पे मौजूद हों और वो उन्होंने वहाँ पे 100 सांसद जो हैं हस्ताक्षर करके अपने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र दे दें कि हम इस राष्ट्रपति के खिलाफ़ या इस जज के खिलाफ़ लोग महाभियोग लाना चाह रहे हैं, ठीक। तो उनका हस्ताक्षर लिखित होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। या फिर अगर राज्यसभा में अगर लाया जाए तो वहाँ 50 सांसदों का हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, ठीक। 3 सदस्यों की तब जब यह हस्ताक्षर करके वहाँ पर स्पीकर को दे दिया जाता है तो स्पीकर क्या करता है, 3 सदस्यों की एक समिति बनाता है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होता है, ठीक, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और एक ऐसा प्रख्यात राजनीतिक विज्ञान यानी संविधान का ज्ञाता हो, ठीक, ऐसा कोई भी व्यक्ति, उसको 3 व्यक्तियों को एक समिति में उसको भी नियुक्त करता है और वो लोग इसकी जांच करते हैं, ठीक।
और जांच करने के बाद जब वो राष्ट्रपति अपने स्पीकर को, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा स्पीकर को, वो अपना जांच रिपोर्ट भेजते हैं, तो उसी के आधार पे आगे कार्रवाई की जाती है। ठीक, तो चलिए ये हो गया 8वें के संदर्भ में। 9वें देख लीजिए, भूक्षरण में कौन कौन से योगदान भूक्षरण में कौन कौन से कारक योगदान देते हैं। 9वां क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए, उसको भी क्या कह रहा है। केवल वर्षा और निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियाँ। ठीक, केवल निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियाँ और पशुओं का अतिचारण। 80 कह रहा है केवल वर्षा और हवा। और डी कह रहा है निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियाँ, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा। तो इसका बताइए 9वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका डी विकल्प लगा दीजिए। निर्माण, मानवीय गतिविधियाँ, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा, इन सब को मिलाकर ही भूक्षरण का यानी मिट्टियों का क्षरण होता है। ठीक, चलिए 10वें क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। ठीक, द आगे लगाया है, द सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल सही होगा। ठीक, तो अब आपको ये पता ही होगा कि सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक, सुंदरबन डेल्टा में भूमि का ढाल जो है बहुत अत्यंत कम हो जाता है। ठीक, जिसके कारण यहाँ पर जो गंगा नदी आपको पता ही है, हिमालय से निकल कर पश्चिम बंगाल से होते हुए ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यही यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में पहुँचती है, तो यहाँ पर उसका सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र में उसका ढाल जो है गंगा नदी का बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण गंगा धीमी गति से बहती है और अपने साथ लाई गई मिट्टी यानी गाद को मुहाने पर जमा करती जाती है, जिससे डेल्टा का आकार एक बनता जाता है। डेल्टा आप जानते ही होंगे, डेल्टा ऐसे बनता है, ऐसे सॉरी डेल्टा का निर्माण ऐसे होता है, ये डेल्टा होता है, या यूँ कहे ऐसे डेल्टा बनते हैं। उल्टा त्रिभुज बना दीजिए और डेल्टा हो गया। ठीक, तो ऐसे ही डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक, इससे कई धाराएं और उपधाराएं निकलती जाती हैं। इस प्रकार की धाराओं से कई नदियां जैसे बन गई हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यही अगर डेल्टा बना है, तो अब यही डेल्टा पे ऐसे यहाँ से धाराएं निकल गई, यहाँ से धाराएं निकल गई, इस टाइप की अगर धाराएं निकलती चली गई गाद, तो ये सब नदियाँ बनी हैं, जिसमें इच्छामती नदी, भैरव नदी, विद्याधरी नदी, कालिंदी नदी, ये सब नदियाँ गंगा की उपशाखाएँ हैं, जो कि इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। ठीक है, ठीक, और ये तो हो गया सुंदरबन डेल्टा के बारे में। 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए 11वें क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं नीचे। निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की, कह रहा है 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है। किस देश की पड़ोसी देशों के संख्या अधिकतम है। ब्राज़ील की, जर्मनी की, कनाडा की, चीन की। कोई ऐसा देश होगा जिससे इसके अगल बगल बहुत सारे देश होंगे। ठीक, पड़ोसी देश वही होंगे। तो 11वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन का, चाइना जो है इसके अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारे देश हैं। ठीक है, ठीक, चीन के पड़ोसी देश सबसे ज़्यादा है, ये आप जान लीजिए। और उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 25 सितंबर 2019 को IMF के प्रबंध संचालक के रूप में निम्नलिखित में से किसे निर्वाचित किया गया। यह करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर्स का। ठीक, CA जिसे बोलते हैं, करंट अफेयर्स समसामयिकी। तो अब तो ये अपडेटेड हो गया। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर सही क्या होगा। 4 ऑप्शन है, अबेबे एम्ब्रोसेलसीए, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ताओ झिंग, और हालांकि इसका सही आंसर है क्रिस्टलानिया जॉर्जीवा। ठीक, तो इसका चौथा है गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टीना जॉर्जीवा। ठीक, चलिए 13वें पे आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन है। करंट अफेयर जो है ये क्वेश्चन आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया है आपके 2022 के क्वेश्चन के संदर्भ में। ठीक है, अब 13वां देख लेते हैं। 13वां कह रहा है कि 13वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, 2004, 2008, 2014, 2016। तो इसका बी विकल्प लगा लीजिए फ्रेंड। 2008 में इसको गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, 13वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन। ठीक, नवंबर 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में एक है, और उत्तर भारत के मैदानों की विशाल नदी भी ये है। गंगा भारत और बांग्लादेश में मिलाकर टोटल मिलाया जाए तो 2510 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है गंगा नदी। गंगा नदी को उत्तर भारत की रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक, ये भी कुछ बातें आपको जानना चाहिए गंगा नदी के बारे में। ठीक, चलिए हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित कर था। ठीक है, यहाँ 4 नगर दिए गए, इनमें से ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित है, ये क्वेश्चन कह रहा है।
चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए आप लोग, डी विकल्प लगा लीजिए, धौलावीरा। ठीक है, अब धौलावीरा के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ प्रदेश में उत्तरी विभाग जो कि खडीर में एक द्वीप है। ठीक है, ऐतिहासिक स्थान पर है जो 5000 साल पहले विश्व का यह प्राचीनतम नगर था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों में एक नवीन कड़ी के रूप में जुड़ने वाला पुरास्थली धौलावीरा कच्छ के रण के मध्य द्वीप स्थित खडीर में स्थित है। ठीक है, खडीर में स्थित है। ठीक, और ये खडीर द्वीप की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर बसा हुआ है। धौलावीरा पुरास्थल की खुदाई में मिले अवशेषों का प्रसार मनहर और मानसर नामक नालों के बीच में हुआ है। ठीक है, धौलावीरा हड़प्पाई संस्कृति वाले इस नगर की योजना समानांतर चतुर्भुज, यानी समांतर चतुर्भुज आप जानते ही हैं, इस तरह के ये बना हुआ था। ठीक है, समांतर चतुर्भुज इसे कहते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज की तरह है, तो इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम की तरफ है। ठीक, जो लंबाई इसकी है ये पूर्व से पश्चिम है। अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये इसकी लंबाई लंबा वाला हो गया और ये इसकी चौड़ाई कही जाएगी। ठीक, तो चलिए ठीक है, ये हो गया धौलावीरा के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मालूम हो गई। 15वां क्वेश्चन में देख लेते हैं जल्दी से। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? कौन से राज्य इसमें पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र और गोवा, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्रा, कर्नाटक और केरला। तो इसका सही पालघाट दर्रे की बात हो रही है, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर लगा लीजिए आप लोग, केरल और तमिलनाडु पालघाट दर्रे से जुड़े हुए हैं आपस में। बी विकल्प लगाइए, इसका सही होगा 15वें का। थोड़ा सा पालघाट दर्रा भी जान लीजिए क्या है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है पालघाट दर्रा, और ये प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। केरल को तमिलनाडु और तथा कर्नाटक से भी जोड़ता है। केरल राज्य को तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्य से जोड़ देता है। ठीक है, आपस में। और इसके उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ दक्षिण में इसके हैं। ठीक, लगभग 32 किलोमीटर का चौड़ा है ये पालघाट दर्रा जो है। पालघाट दर्रा की चौड़ाई जो है 32 किलोमीटर है। ठीक है, ये चौड़ाई अगर है तो 32 किलोमीटर है। तो इसके उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक, नीलगिरी, और इसके नीचे हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक, अन्नामलाई। तो ये हो गया पालघाट दर्रा के बारे में। और इसके बीच में ये 32 किलोमीटर की जो चौड़ाई है, इसमें राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग जो है वो भी इनके द्वारा केरल में पलक्कड़ को तमिलनाडु में कोयम्बटूर तथा पोलाची से जोड़ते हैं। ठीक है, ये राजमार्ग जो है कि अगर केरल यह राज्य है तो केरल राज्य के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, अब पोलाची से जोड़ता है। ठीक, चलिए, और दक्षिण भारत की जलवायु को भी प्रभावित करने में ये पालघाट दर्रा विशेष भूमिका निभाता है। दक्षिण पश्चिमी जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, उसको बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफान इसी मार्ग से पर्वतीय क्षेत्र में पार कर जाते हैं। ठीक, पालघाट दर्रे से। ठीक, तो ये हो गया 15वां क्वेश्चन पालघाट दर्रे के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे, चलते ही बढ़ते हैं फट से। क्या है देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? ठीक, तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 16वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए आप लोग। आप 42वें संविधान संशोधन में इसमें सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में 42वां संशोधन 1976 में किया गया था, 1976 में। ठीक, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर इसके संशोधन किया गया था, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। ठीक, और संविधान के भाग 4 जो है मौलिक कर्तव्य है, लेकिन भाग 4 में इसको करके एक और उसमें जोड़ा गया अनुच्छेद, और उसमें अनुच्छेद में 51 का कर दिया गया। ठीक है, और इसके तहत इसमें 10 मौलिक कर्तव्य लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो 2002 में क्या किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया, और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 66 यानी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। क्या? राइट टू एजुकेशन। ठीक, यानी शिक्षा का अधिकार।
माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु इस एक अमेंडमेंट करके एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। ठीक, तो चलिए ये तो हो गया मौलिक कर्तव्य के बारे में। अब हम 17वें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए उसमें क्या क्या है। देख लीजिए, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। ठीक है, किस सॉरी फ्रेंड, आदेश देता है किस याचिका के अंतर्गत। ठीक, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी उत्प्रेषण, ऑप्शन डी निषेध। तो 17वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, इसमें क्या हो जाएगा। इसका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के बारे में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 है, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। यानी कि मौलिक अधिकार जो हैं उनको परिवर्तित यानी लागू कराने के लिए वो कोई भी नागरिक जो है देश का, ठीक, वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। अगर कोई अधिकारी इसकी बात नहीं मान रहा है, उसका काम नहीं कर रहा है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाकर अपील कर सकता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये आर्टिकल जो 32 है मौलिक अधिकार में, इसी को संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसका नाम दिया गया। ठीक, तो इसी को अंबेडकर साहब ने कहा था ये संविधान की आत्मा है। ठीक, यानी आपके सारे राइट जो हैं इसी के ज़रिए आपको मिलेंगे या दिलाए जाएंगे, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, लागू किया जाएगा। ठीक है, तो जब आप कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस संदर्भ में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट जारी करता है। ठीक है, उसको 5 तरह की रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। तो वो क्या क्या है। पहला तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जो अगर मान लो कोई आदमी को गिरफ्तार कर दिया गया पुलिस द्वारा और उसको वहाँ अदालत में हाजिर नहीं किया जा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगा कि उसको प्रत्यक्षीकरण यानी उसको हाजिर करो। ठीक, दूसरा है परमादेश। परमादेश वो कहता है कि हम आपको आदेश देते हैं, ये काम करो। हाँ, तीसरा है प्रतिषेध लेख हैं, और चौथा है उत्प्रेषण हैं, और पांचवा है अधिकार परीक्षा हैं, यानी क्यू वारंटो जिसे कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किसी याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय, किसी यानी कि अगर कोई न्यायाधीश यानी अवर न्यायालय के यानी कि फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी जिला न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश है, ठीक है, लंबित किसी मामला, कोई मामला अगर लंबित है, उसमें मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में हस्तांतरित करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, अगर आपको उसकी वहाँ अदालत की कार्रवाई से या उससे फैसले संतुष्ट नहीं है और वो मामले को लटका के रखा है, लंबित किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है, उसको मंगा सकता है। ठीक है, अपने पास उत्प्रेषण वो रीट जो है 5 तरह की रीट है, उसमें उत्प्रेषण का उपयोग करेगा और वहाँ पे न्यायालय को कहेगा कि इसको हमारे समक्ष हाजिर करो। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों को न्यायालय निर्णय के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालयों को भेजे, चाहे मुख्य जिला न्यायालय में भेजे या फिर हाई कोर्ट में भेजे, जहाँ भी चाहे वो भेज सकता है, कह सकता है। ठीक, चलिए 17 के बाद 18 बात है, जल्दी से देख लीजिए उसके संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं। कह रहा है कि किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व के त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। तो चलिए बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। गुरु नानक देव, जो डी ऑप्शन है यही सही होगा, क्योंकि गुरु नानक देव की ही जो जयंती है उसको गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, 20 अगस्त 1507 को हुआ था। ये सिखों के प्रथम गुरु बने थे। ठीक, और गुरु नानक को बाबा नानक और नानक शाह के नाम से भी जाना जाता है। अब ये इस पद पर सिखों के प्रथम गुरु थे और इस पद पर कब 22 सितंबर 1539 तक रहे। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व के रूप में ही मनाई जाती है। ठीक है, चलिए 19वें क्वेश्चन पाते हैं। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा इसमें बैंक नहीं है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जल्दी से बता दीजिए इसमें कौन सा बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी पंजाब बैंक, ऑप्शन नंबर सी यूको बैंक, ऑप्शन नंबर डी फेडरल लिमिटेड बैंक। तो ये सभी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। इलाहाबाद बैंक भी है, ठीक है,
पंजाब नेशनल बैंक भी है, यूको बैंक भी है, फेडरल बैंक लिमिटेड, यानी 19वें का डी ऑप्शन लगा लीजिए, यही पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। ठीक, अब पब्लिक सेक्टर बैंक कहते किसे हैं? ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक उसे कहते हैं जिसमें 50% से अधिक का हिस्सा सरकार का हो और जिसका पूरा नियंत्रण, जिस बैंक पर पूरा नियंत्रण आरबीआई करता हो। ठीक है, वो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाते हैं। ठीक, ये तो हो गया इसकी बात। अब पब्लिक सेक्टर बैंक की, अब 20वें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लिए। उसमें क्या है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में डॉट 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 दिया है, फिर इन दी ब्लैंक्स टाइप का है। ठीक है, खाली जगह भरो कि वह राज्य सूची, यह आशय दिया गया कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले में के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकता है। ठीक, तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 20वें क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए है 128वें अनुच्छेद के तहत, 198वें अनुच्छेद के तहत, 223 अनुच्छेद के तहत, या ऑप्शन नंबर डी 249वें अनुच्छेद के तहत। ठीक, तो 20वें क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसका सही विकल्प लगाइए 249, अनुच्छेद 249 के तहत है राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में, यानी 249 के तहत कि वह किसी राज्य सूची के संदर्भ में, जैसे सूचियाँ 3 तरह के, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पे केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची जो होती है उस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। ठीक, लेकिन जो केंद्र सरकार के बनाए गए कानून होते हैं वो अधिक माने जाते हैं न्यायालय के सम्मुख। ठीक, अधिक पावरफुल माने जाएंगे। ठीक, तो अब ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य सूची पे राज्यसभा यानी संसद जो है, राज्यसभा राज्य सूची पे कानून कब बनाएगी? 249 के तहत। तो थोड़ा सा 249 भी देख लेते हैं। ये संसद की शक्ति है। ठीक है, इस आशय में पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित कर दिया जाए कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक हो गया है कि संसद राज्य सूची में ऐसे विषय के संबंध में प्रगलित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है। ठीक है, संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा, अनुच्छेद 249 के तहत। ठीक, तो अब ये हो गया 20 क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, जल्दी से देख लीजिए। पाँचवें अनुसूचित क्षेत्रों यानी 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 13। तो 21वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए इसका फ्रेंड क्या हो जाएगा? 21वें क्वेश्चन का सही आंसर डी 13 होते हैं। ठीक, चलिए 22वें क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय प्रायद्वीप कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप फैला हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय, बंगाल की खाड़ी। तो 22वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो क्वेश्चन नंबर 22 इसका सही आंसर आप लोग गेस करिए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ठीक है, बी विकल्प सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, जल्दी से उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, आप जल्दी से देख लीजिए। उसमें है निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। और ये है मजुली द्वीप, कहीं दिख रहा है आपको? दिवादार द्वीप गोवा, किविबल द्वीप तमिलनाडु, मुनरो द्वीप केरल और मजुली द्वीप, ये डी विकल्प लगा लीजिए आँख बंद करके। मजुली द्वीप असम में मजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, वर्ल्ड के कंटेस्ट में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीसीएस में अक्सर पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए अब उसके बाद 23वें के बाद 24वें क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी स्पेशल के संदर्भ में, यूपी स्पेशल का, और क्योंकि यूपी बीएड का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, ब्रह्म कमल है, कालीहारी है, रोडोडेंड्रॉन और पलास। तो इसका डी विकल्प लगा लीजिए, पलास सही है। चलिए 25वें पे आते हैं। ठीक है, 25वें क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए क्या कह रहा है। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पेपर आया था इसका मतलब लास्ट ईयर। ठीक है, भारत ने किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की? 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका बी विकल्प लगा लीजिए, राजस्थान जो है सही है। ठीक है, सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत भारत में राजस्थान राज्य ने शुरू की। ठीक है, थोड़ा सा पंचायती राज के बारे में और जान लीजिए कि इसको स्वतंत्रता के पश्चात जो है सर्वप्रथम लागू किया गया। जवाहरलाल नेहरू इसको वो किए थे, नागौर ज़िला जो है राजस्थान में, नागौर ज़िला में इसको वो किया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसको वो किया था, उद्घाटन किया था पंचायती राज गांव के संदर्भ में। ठीक, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम किया था? राजस्थान, बी विकल्प सही है। ठीक, तो और इसके पूर्व में जाएँ तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन के लिए। वर्ष 1982 में इन्होंने पंचायती राज के संदर्भ में बात की थी, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी और इसमें स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था, जबकि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1957 में योजना आयोग, जिसका नीति आयोग नाम बदल के हो गया है, इसके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम या फिर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, एक ग्राम स्तर, एक मध्यवर्ती स्तर और एक जिला स्तर लागू करने का सुझाव दिया गया था। और 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर ज़िले, जो नागौर ज़िले की बात कर रहे थे, नागौर ज़िले में तत्कालीन, जो कि नागौर राजस्थान में पड़ता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा देश की पहली 3 स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, कब? 1959 में, 1959 में 3 स्तरीय पंचायत का उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। और फ्रेंड, हम अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम अगले पार्ट में हम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये पूरा पेपर की श्रृंखला जो है कंप्लीट कराएंगे। लगभग 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर होंगे और आपको इनसे 50 से 60% क्वेश्चन 2022 के एग्ज़ाम में पूछने ही पूछने हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करना है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और 26 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।